Previously, we are done with discussing Venn diagram. अब यहाँ पे हम डी मोर्गन लॉ कंसिडर करेंगे. अच्छा, डी मोर्गन लॉ आप लोग पहले भी देख चुके हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डी मोर्गन थ्योरम अगर हम देखते हैं तो इफ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो जब वो एक्सपेंड होता है तो कुछ इस तरह से आ रहा होता है. मीन्स हमारे पास यहाँ पे देखें तो दो प्रोडक्ट पे कॉम्प्लीमेंट अगर प्लेस हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम वो इक्विवेलेंट होता है किसके, इनके इंडिविजुअल एक्सपेंशन के. यानी कि ए डॉट बी बार इज इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी बार. यानी कि हमारे पास इफ यू आर हैविंग नैंड गेट, ठीक है, विच इज ए बी बार, तो इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस बी बार. ये कंडीशन जब हम लोग गेट्स डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी हमने ये कंडीशन डिस्कस करी थी, जहाँ पे हमारे पास नैंड बराबर हो रहा था नेगेटिव और के और नॉर हमारे पास बराबर हो रहा था नेगेटिव एंड के. ठीक है. सो वी हैव अ सेम ट्रुथ टेबल. इसी वजह से जब हम ए बी होल बार कंसिडर कर रहे हैं तो वो बराबर हो सकता है किसके, ए बार प्लस बी बार के. देन सेकंड थ्योरम अगर हम कंसिडर करें तो इट स्टेट्स दैट if you are having a sum of two variables with a bar on it, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल्स सम अप हो रहे हैं और उनके ऊपर ओवरऑल बार प्लेस हुआ है, तो वो एक्सपेंड हो सकते हैं किस तरह से, प्रोडक्ट फॉर्म में विथ इंडिविजुअल बार ऑन देम. यानी कि ए प्लस बी होल बार बराबर हो जाएगा ए बार डॉट बी बार के. तो ये चीज भी हमने डिस्कस की थी. ठीक है. जब हम लोग गेट्स पढ़ रहे थे उस वक्त ये बात भी डिस्कस हुई थी कि भाई हमारे पास नॉर गेट है तो ये असल में बराबर होता है नेगेटिव एंड के. तो ये अगेन हमारे पास डी मॉर्गन लॉ को भी वेरीफाई कर रहे होते हैं बिकॉज दे बोथ हैव सेम ट्रुथ टेबल. अब हमारे पास एग्जांपल है, यू हैव टू अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम टू रिमूव दीज बार्स. यानी कि पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे जब मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ये होल बार है सी बार प्लस डी बार, तो ये मेरे पास हो जाएगा सी डबल बार डॉट डी बार फर्स्ट स्टेप में. ठीक है. यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू सी डबल बार डॉट डी बार. अब जहाँ पे डबल बार आता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो हमारे वापस क्लास ले रहा आपका हूँ मैं. एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू सी डी बार फॉर्म हो जाएगा. होल बार था, देन वी हैव सी बार प्लस डी. जब हम लोग डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सम फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इंडिविजुअली दोनों के ऊपर बार आ जाएगा. तो यहाँ पे सी के ऊपर डबल बार आ गए और डी पे जस्ट सिंगल बार आ गया. यहाँ डबल बार आया है वो एक्चुअली उसी के वेरिएबल के बराबर हो जाता है. तो x इक्वल टू सी डॉट डी बार. ठीक है. देन इसी चीज को हम और डिफरेंट सर्किट्स में एनालाइज करते हैं. तो भाई हमारे पास सर्किट प्रोवाइडेड है
and we are asked to derive expression for x. तो अगर मैं इंडिविजुअली इन सब के ऊपर इक्वेशन लिखते जाऊं, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन होगी a प्लस बी होल बार, देन इधर आता हूँ इस पॉइंट पे, इधर हो जाएगी a प्लस बी होल बार डॉट c, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो हो जाएगी a प्लस बी होल बार डॉट c डॉट प्लस d। तो एट ईच स्टेप अगर मैं देखूँ, फर्स्ट स्टेप पे देखें, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास नॉर्थ से। अब यही चीज एंड गेट के ऊपर जा रही है, तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगी कि भाई a प्लस बी होल बार एक तरफ से इनपुट पे आ रहा है, दूसरी तरफ से इनपुट आ रहा है c, तो एक्सप्रेशन हो गई c ब्रैकेट a प्लस बी होल बार। देन फर्दर यहाँ पे आएंगे हम, तो इस पॉइंट पे एक्सप्रेशन हो जाएगी x इक्वल टू सी ए प्लस बी होल बार जो कि आ रहा था, और प्लस डी। अब जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी होल बार जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, इसको अगर हम लोग देखते हैं ए प्लस बी होल बार को, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ये ओपन हो जाएगा ए बार डॉट बी बार प्लस डी। तो अब इसको मजीद एक्सपेंड करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी ए बार बी बार सी प्लस डी। अब अगर हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ देखें तो ये है हमारे पास, देखा जाए तो ये अगर कंडीशन हम लोग देखते हैं सब समीशन में आ रहा था, और एट दी एंड जब हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये कंडीशन क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जब हम लोग एसओपी और पीयूएस कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो बूलियन इक्वेशंस हैं ये दो वेज में लिखी जा सकती हैं। एक है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और एक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उनके प्रोडक्ट्स आपस में क्या हो रहे होंगे, सम हो रहे होंगे। इट मींस ए बी प्लस सी डी प्लस बी ए, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स को आपस में सम अप कर रहे हो। एक ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है, एक ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट का नाम देते हैं। देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप समीशन ऑफ वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इट मींस अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को देखूं, तो अगर इसको मैं पीओएस में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो ये होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट देन डॉट ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए प्लस बी एंड देन ए बार प्लस सी, तो ये क्या है, ये हमारे पास सम है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, दो सम प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम का नाम दे सकते हैं। एक एग्जांपल ये रही हमारे पास, और एक ये रही। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाते हैं। यूजली हमारे पास देखा जाए तो हम जब एसओपी और पीओएस की बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्मली जो इक्वेशंस हम यूज कर रहे होते हैं वो एसओपी फॉर्म में होती हैं। यानी कि जब हम इक्वेशन में वंस निकाल के इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है एसओपी की, जिसमें हर पार्ट में सम के क्या होगा कि जितने वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो वो इंक्लूडेड होंगे। यानी कि अभी मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं, which is x equal to a bar b bar plus a b c, this is not a standard SOP।
ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स क्या हैं यूज किए जा रहे हैं, बट इधर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जस्ट 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, सेकंड में 3 हुए। जब मैं स्टैंडर्ड एसओपी की बात करूंगा ना, उसमें जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनमें सारे वेरिएबल्स यूज किए जा रहे होंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर मैं ए बार बी बार, यहाँ पे सी मिसिंग है ना, मैं अगर यहाँ पे सी प्लस सी बार से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरे पास इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सी प्लस सी बार बराबर होता है 1 के। बट जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो सी मिसिंग था वो इंक्लूडेड होगा, और फिर एक और टर्म आएगी उधर भी ये सी इंक्लूडेड होगा। तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिकॉज तीनों जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, इन तीनों में हमारे पास तीनों वेरिएबल इंक्लूडेड है, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट देखूंगा उसमें भी एबीसी है, सेकंड में भी एबीसी आ रहा है, और थर्ड में भी ए बी एंड सी इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये भी हमारे पास एसओपी ही है जो हम क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको कहा जाता है कि भाई आपको इक्वेशन दी जाए और कहा जाए इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आ जाएगी। तो अगेन जैसे स्टैंडर्ड एसओपी में हो रहा था कि हर वेरिएबल क्या हो रहा है, जो भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज हो रहे हैं वो सब बार बार क्या होगा, आपको शो हो रहे आवाज लैग होंगे। कर रही है बहुत ज्यादा। यस सर, बहुत ज्यादा कर रही है लैग। अभी भी लैग कर रही है? यस सर, अभी भी जी कर सर। रही है। अब वही बेटर। यस सर। अच्छा, हम पीयूएस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे। तो अगेन जब हम पीयूएस स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर करेंगे, तो जिस तरह एसओपी में था कि जितने वेरिएबल्स इक्वेशन में यूज हो रहे हैं वो हर पार्ट में इंक्लूड होने चाहिए, सेम यही चीज प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जरूरी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को देखूं विच इज एक्स इक्वल टू ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट देन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारे पास देखा जाए इट इज इन पीयूएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में तो है, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे कि लेट्स से मेरे पास, तो मैं देखता हूँ तो ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे सी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसी ब्रैकेट के साथ सी डॉट सी बार मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, और फिर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करूं। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे क्या किया हमने, सी डॉट सी बार को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब इधर हमारे पास इसको इंक्लूड करने के बाद अगर मैं इक्वेशन देखता हूँ, तो अगर हम
बूलियन लॉ नंबर 12 रिकॉल करें, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की ही कंडीशन आ रही होती थी, तो वो हमारे पास एक्सपेंड होता था कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी सी बार, वो एक्सपेंड होता था एक बार नॉर्मल सी के साथ और एक बार विद दिस बार। तो ये रूल नंबर 12 अगर हम देखें पीछे, तो यहाँ पे उसी रूल को अप्लाई करके इसको क्या है, सॉल्व करा है। ठीक है, हमारे पास ये रूल था a प्लस बी ए प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी सी के। तो अभी हमारे पास ये a प्लस बी सी की फॉर्म जो है क्या हो रही थी, इस एक्सप्रेशन में बन रही थी, तो हमने क्या किया, उसको a प्लस बी और a प्लस सी की फॉर्म में एक्सपेंड करा है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी सी की जो फॉर्म थी जो कि वहां बन रही थी a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो यहाँ पे उसी को हमने यहाँ पे क्या किया, उस कंडीशन को यूज किया है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी टर्म को a कंसिडर कर लिया, इस पूरी टर्म को b c ले लिया। तो एक बार क्या किया मैंने, a प्लस b कर दिया और नेक्स्ट टाइम a प्लस c कर दिया। तो ये रूल नंबर 12 के हिसाब से क्या हुई, एक्सपेंड हुई। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड POS फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास SOP और POS स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो कि भी हमने देखी हैं। देन फिर हमारे पास एक टूल हम कंसिडर करते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन इक्वेशंस। ठीक है, तो के जिसको हम लोग कार्नफ मैप का नाम दे रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे पास कि वी यूजली हैव 3 to 4 वेरिएबल्स, और हम क्या करते हैं उसको एक ग्राफ की फॉर्म में एक इस क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है, तो हमारे पास जो के मैप की कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से पहले ड्रॉ की जाती है कि भाई मेरे पास लेट से 3 वेरिएबल्स हैं, मुझे 3 वेरिएबल्स के हिसाब से के मैप बनाना है। तो उसके अंदर एक काउंटिंग वर्क करती है कि भाई मैंने एक एंड वर्टिकल होगा, एक एंड हॉरिजेंटल होगा। वर्टिकल एंड पे मैंने एक काउंट ले ली 0 0 0 1। अच्छा, यहाँ पे ये 0 0 0 1, अब यहाँ नोट करो ये 1 1 आ रहा है, देन 1 0 आ रहा है, बिकॉज ये जो काउंट है ना, ये आपकी काउंट कौन सी वाली हो रही है, ये हमारे पास ग्रे काउंटिंग हो रही है। एक ये चीज याद रखना, तो वर्टिकली इसको काउंट करना 0 0 0 1, देन 1 0 आता है नॉर्मल काउंट में, बट ग्रे काउंट है तो पहले 1 1 आएगा फिर 1 0, और फिर यहाँ एक्स एक्सिस पे अगर एक वेरिएबल तो उसको डायरेक्ट 0 एंड 1। अब जो जो वैल्यूज इन डेटा पे पड़ी हुई होंगी आउटपुट पे, कि मैं ए बी एंड सी का अगर ट्रुथ टेबल बनाऊं और उसके ऊपर अगर डाटा देखूं क्या आ रहा है, तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 बाय 1 डालता रहूंगा। अभी मैं सिर्फ इसकी कंडीशन बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, ये ग्रे कोड पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जहां जहां हमारे पास वंस इसमें नजर आ रहे होंगे, तो वो तो एक्चुअल वेरिएबल है, यानी कि अगर यहाँ 1 आ रहा है तो ये अगर हम इसको देखें सी होगा, बट अगर ये 0 आ रहा है इट मीन्स ये सी बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे 0 0 है यानी कि ए बार बी बार, 0 1 यानी कि ए बार बी, 1 1 यानी कि ए बी, 1 0 यानी कि ए बी बार। तो ये हमारे पास कार्नफ मैप कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब मैं इक्वेशन इसकी बनाऊंगा तो ये मेरे पास इस पोजीशन पे आ रहा होगा, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, देन ए बार बी सी बार इधर आ रहा है, उसके बाद ए बार बी सी यहाँ पे आएगा, देन हमारे पास ए बी सी बार जो कि इधर आ रहा होगा,
एंड देन यहाँ पे ए बी एंड सी, तो ये इसी तरह से क्या होंगे, ये हमारे पास ये फिलअप हो जाएंगी चीजें। तो ये इन पोजीशंस पे क्या होगा, ये इक्वेशंस हमारे पास लाई कर रही होंगी। अब क्या आ रहा है हमारे पास, एज एन एग्जांपल बोला जाता है कि भाई ये जो टर्म्स येलो बॉक्सेस में ये बताएं क्या होनी चाहिए। तो भाई येलो बॉक्स में इधर होना चाहिए ए बार बी सी बार, इस वाले येलो बॉक्स में हमारे पास होना चाहिए ए बी बार सी। क्यों, ए बी बार यहाँ पे आ रहा है और सी यहाँ से आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ए बार बी सी बार कैसे, इस पॉइंट पे अगर मैं हूँ तो वर्टिकली इसकी पोजीशन ए बार बी है और हॉरिजॉन्टली इसकी पोजीशन है सी बार। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यूजुअली हमारे पास डाटा जो दिया हुआ होता है ना कार्नफ मैप में, वो कुछ इस तरह से होता है कि भाई वंस और जीरोस की फॉर्म में बॉक्सेस फिल होते हैं। जहां जहां वंस होते हैं हम उसकी इक्वेशन क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब जहां जहां वंस आ रहे हैं हमने क्या किया, उसके हिसाब से इक्वेशन लिख दी, उसको ग्रुप्स में करते हैं। वंस आ रहे हैं इसको हम करेंगे पेयर फॉर्म में, एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर इधर बन गया। इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास हमें जब हम लोग ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सिंप्लीफिकेशन में हमें यहाँ पे क्या होगा, एक आसानी होगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ इस लेक्चर को यहीं तक रख रहा हूँ। ये जो इसके सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है ये फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ पोजीशंस तक याद रखना कि भैया आपके पास ये पोजीशंस वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, मैं इसको यहीं तक